गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज 24 अप्रैल की इस कक्षा में मैं आप सभी के लिए कल मैंने जो शिक्षण संबंधी कार्य आपको दिया था, आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने उसको किया होगा और यदि उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम्स आई हों तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बोला था। परंतु अभी तक आपकी तरफ से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स मेरे तक नहीं आई है। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, जो भी आपको स्टडी यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की स्टडी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको गुणा के नियम तक बताए थे, क्रम विनिमय और संबरक नियम दोनों बताए थे, सहचर और तत्समक अवयवी गुणा का बताया था। आज मैं आपको एक चीज़ जो आज लेकर के आया हूँ वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस कक्षा 7 में पहला पार्ट है पूर्णांक का, इंटीगर्स का, और क्लास 8 में फर्स्ट लेसन है परिमेय संख्याओं का। तो आइए इन संख्याओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनकी उत्पत्ति की ओर आज हम चर्चा करेंगे और कल इनसे जुड़े हुए सभी नियम और सभी फॉर्मूलाज का अध्ययन करेंगे। इसके तत्पश्चात मैं आपका फर्स्ट लेसन इंटीगर्स का 7th क्लास का स्टार्ट करूंगा और 8th क्लास का रेशनल नंबर का जो फर्स्ट लेसन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आइए एक बार पुनः आपका इस गणित की कक्षा में सभी का वेलकम करते हैं। आइए, यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी। तो इन प्राकृतिक संख्याओं में एक्चुअली अगर हम बात करें, एक बीजगणित में एक चैप्टर है समीकरणों का। पिछली कक्षाओं में अभी आपने पढ़े हैं समीकरण। तो एक यहाँ पे हम समीकरण ले लेते हैं। समीकरण एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो किसी चर संख्या के एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाई होता है, अर्थात एक ऐसा बीजीय कथन जो केवल उसमें आई हुई चर संख्या के एक निश्चित वैल्यू के लिए ही उस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का अर्थ है दोनों पक्षों को बराबर करना। देखिए, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। तो इन दोनों पक्षों में बराबर स्थिति कब होती है? जब उस समीकरण में जो चर संख्या प्रस्तुत की गई है, जो अज्ञात है, जिसका मान ज्ञात नहीं है, इस संख्या के मान के लिए अगर एक निश्चित मान आप रखें तो वह समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा बीजीय कथन हमारा समीकरण कहलाता है। तो इस चीज़ को लेते हुए हम एग्जाम्पल के तौर पे आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हमें पूर्ण संख्या में जो 0 प्राप्त हुआ वो आया, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम एक समीकरण ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिया कि x बराबर मैंने यहाँ पर 11 ले लिया। x बराबर 11। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि x एक राशि है, एक संख्या है
जो कि 11 के बराबर है। x क्या है? एक संख्या है जो किसके बराबर है? 11 के। अर्थात x को यहाँ पर 11 के लिए यूज किया गया है, या यूँ कहें कि 11 के लिए यहाँ x का यूज किया गया है। क्लियर? तो 11 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि जब 11 एक प्राकृतिक संख्या है और 11 को प्रदर्शित करने के लिए x का प्रयोग किया गया है, तो x भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हमने एक इक्वेशन लिया कि x बराबर 11, अर्थात x एक ऐसी संख्या है जिसका मान 11 है। अब एक और इक्वेशन लेते हैं। हमने लिया कि x माइनस 11 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या लिया मैंने? x माइनस 11 बराबर 0। मतलब x एक संख्या है जिसमें से अगर हम 11 को घटा दें, x क्या है? एक संख्या जिसमें से कितना घटा दिया जाए? 11 घटा दिया जाए, तो घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। और शून्य कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से हमें शून्य की प्राप्ति होती है। यहाँ से शून्य और शामिल कर दिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं में, तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब कभी कभी स्थिति क्या होती है कि स्थिति माइनस में भी पहुँच जाती है। कुछ कैलकुलेशंस, इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपका मान माइनस में पहुंच जाता है। देखिए, पहले प्लस में रहा, फिर 0 हो गया। अब एक और इक्वेशन लेता हूं मैं कि x माइनस 18 बराबर -5। तीसरा समीकरण मैंने लिया x माइनस 18 बराबर -5। अर्थात x एक ऐसी संख्या है जिसको यदि, चूँकि यहाँ पे देखिए ऋणात्मक संख्या हमारी आंसर में आ रही है, तो जब कोई ऋणात्मक संख्या घटाने पर प्राप्त होती है तो ऋण संख्या बड़ी होती है और धन की संख्या छोटी होती है, तभी यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है। तो जब ऋणात्मक संख्या में से किसी धनात्मक संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, तो उनका जो अंतर होता है वो माइनस में आता है। ठीक है? तो -18 में से प्लस x को घटाया जाए तो यहाँ पर -5 बचता है। तो निश्चित है कि x एक ऐसी संख्या है जो कि प्लस में तो है परंतु 18 से छोटी भी है। क्लियर? तो आइए इसको हल करेंगे। तो हल करके हमने देखा कि वह संख्या क्या निकलेगी? वो संख्या आएगी 13, क्योंकि 13 को अगर -18 में से घटाया जाए तो -5 बचेगा। तो यहाँ पर पहले मुझे प्लस में संख्या प्राप्त हुई, फिर मैंने दूसरे इक्वेशन में देखा कि 0 प्राप्त हुआ, फिर तीसरे इक्वेशन में देखा कि संख्या ऋण में प्राप्त हुई।
तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के एक नया नाम दिया गया, धनात्मक संख्याएं, अर्थात पूर्ण, और ये जीरो जो है पूर्ण संख्या है, वो भी धनात्मक ही रहती, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, ना धन होता ना ऋण होता है। और यहाँ पर ये ऋणात्मक संख्या है, ऋण 5 प्राप्त हुआ तो ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो इन तीनों का एक समूह बनाया गया। समूह क्या बना? धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक की परिभाषा यहाँ से आई कि धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं एवं शून्य का एक ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप को पूर्णांक संख्याओं के नाम से डिनोट किया गया। इनको हम पूर्णांक कहते हैं। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहली बात है संख्या रेखा। आइए तो हम पहले संख्या रेखा पर प्रकाश डालते हैं। संख्या रेखा, देखिए वैसे तो यह एक रेखा ही होती है। अब आप कहोगे सर फिर जब यह रेखा है तो उसको संख्या रेखा क्यों कहा गया होता है? जब यह एक संख्या है तो उसको संख्या रेखा क्यों कहा गया? आइए बताते हैं। देखिए संख्या रेखा क्यों कहते हैं? चूँकि यह एक रेखा है और इस रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, उस रेखा पर संख्याओं को अंकित किया जाता है, इसलिए इस रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जीरो को मध्य में ले लेते हैं, न दाएं न बाएं। अब जीरो से राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड और डाउन साइड, अर्थात दाएं साइड, दाएं तरफ, दायां, बायां, ऊपर या ऊर्ध्वाधर और नीचे, क्लियर? तो एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को अंकित किया जाता है, उस रेखा को हम संख्या रेखा के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमने सीखी कि धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं एवं शून्य के समूह को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब बात करी हमने संख्या रेखा की, तो ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को अंकित कर दिया जाता है, ऐसी रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। अब इसमें दायां, फिर बायां, फिर ऊपर और नीचे, दायां, बायां, ऊपर, नीचे। तो शून्य से दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं, शून्य के दाईं ओर की संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक। और वहीं दूसरी ओर शून्य के बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं।
शून्य के बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। और शून्य के जो दाईं ओर संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसी प्रकार से शून्य से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो संख्याओं के मान में वृद्धि होती है। जिस प्रकार शून्य से दाहिनी ओर जाने पर, शून्य के दाएं ओर चलने पर संख्याओं के मान में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट, संख्याएं धनात्मक होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दाएं ओर का? संख्याओं के मान में वृद्धि होती है। संख्याओं के मान में वृद्धि होती है। अर्थात प्रत्येक संख्या का मान अपने पूर्व वाली संख्या से, ठीक अपने पहले आने वाली संख्या से बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार शून्य के बाईं ओर स्थित संख्याओं के मान में कमी आती है, अर्थात उनका मान घटता हुआ चला जाता है। तो पहली बात कि शून्य के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। दूसरा, संख्याओं के मान में कमी होती है, अर्थात उनका मान कम होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से ऊपर की ओर है कि ऊपर की ओर संख्याओं का मान बढ़ता है, इसलिए संख्याएं धनात्मक होती हैं। समझ में आ गया? शून्य के ऊपर की ओर अगर आप चलेंगे, यानी जे हमारा शून्य है, ये स्थिति शून्य की है, अब हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे इस प्रकार से, तो हमारे जो संख्याएं हैं वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। ये स्थिति हमारी शून्य है, यहाँ से आप बढ़ेंगे तो इस प्रकार से अगर आप करें, ये रहा मेरा हैंड, या फिर यूँ कर लें, इससे मैंने ये पेन ले लिया आपके लिए, ये पेन शून्य हो गया। अब मैं अपने राइट साइड जाऊँगा, तो राइट साइड इस तरफ जब जाऊँगा तो संख्याओं के मान में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार से जब हम इस शून्य से बाईं ओर जाएंगे तो संख्याओं के जो मान हैं वो घटते हुए चले जाएंगे। ठीक सेम इसी प्रकार जिस प्रकार राइट और लेफ्ट में संख्याओं के मान बढ़ते हैं और घटते हैं, उसी प्रकार ऊपर की ओर जाने पर संख्याओं के मान बढ़ते हैं और नीचे की ओर आने पर संख्याओं के मान में कमी होती है। अर्थात जब मान में वृद्धि होती है तो संख्याएं प्लस की होती हैं, धनात्मक होती हैं, और जब संख्याओं के मान में कमी आती है तो वे संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, अर्थात ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से ऊपर की ओर जाने पर संख्याओं के मान बढ़ते हैं तो ऊपर की ओर संख्याओं को लिखने पर उनका चिन्ह धनात्मक होता है। इसी प्रकार नीचे की ओर जाने पर किसी संख्या के मान में कमी आती है तो उसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आप सभी विद्यार्थी लोग न्यूज़ चैनल पर मौसम विभाग की जानकारी ज़रूर देखते होंगे। प्रत्येक न्यूज़ चैनल पर एक टेम्परेचर का भी न्यूज़ आती है 5 मिनट की, कि सभी शहरों का तापमान बताते हैं, प्रत्येक मौसम में बताते हैं। तो इस समय अगर आप देखें तो प्रतिदिन प्रत्येक शहरों का, प्रत्येक राज्यों का जो टेम्परेचर है, प्रत्येक जगह टेम्परेचर है, अब वह दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम लगेगा और बरसात के बाद सर्दी का मौसम लगेगा, तो बरसात में चूँकि बारिश प्रारंभ हो जाती है, जिस कारण से तापमान में थोड़ा सा कमी आती है, और सर्दियां आते आते है तापमान और कम हो जाता है,
और जब सर्दी शीतकालीन ऋतु अपने चरम पर होती है तो वे यह मान कुछ शहरों का शून्य से भी नीचे चला जाता है। आपने सुना भी होगा कि शिमला का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस हो गया, जम्मू कश्मीर श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं इनके जो टेम्परेचर हैं, जहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती हैं, बर्फ़बारी हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है बड़े बड़े पहाड़ों पर, तो वहाँ के तापमान में बहुत कमी आ जाती है और शून्य से भी नीचे चले जाते हैं, जिसे हम माइनस में पढ़ते हैं। तो इनकी आवश्यकता क्यों हुई, इन पूर्णांक की ज़रूरत क्यों हुई और कैसे प्राप्त किया गया? तो प्राप्त तो इस प्रकार से किया गया। और उपयोगिता क्या है? उपयोगिता यह है कि जब हमें अंकगणितीय गणनाओं को करने के लिए शून्य तक की जानकारी थी, परंतु शून्य के नीचे भी कैसे गणनाएं की जाएं उसकी जानकारी नहीं थी, उसके लिए संख्याएं नहीं थीं, जिसके लिए पूर्णांकों की उत्पत्ति हुई, अर्थात धन और शून्य के साथ साथ ऋण संख्याओं की भी खोज हुई, उनको भी ज्ञात किया गया। और आज हम अपने इस जीवन में इस प्रकार से अनेक प्रकार की गणनाओं को करने के लिए आज हम सरलता और सुगमता महसूस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये था पूर्णांक की उत्पत्ति, उपयोगिता और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। इस जानकारी को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। अब पूर्णांक संबंधी कुछ नियम हैं, जोड़ने के, घटाने के, गुणा के, भाग के, इनके चिन्हों के, जिनको लेकर के मैं आप तक कल अपनी वीडियो क्लास के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो उससे जुड़ी हुई समस्त जानकारी मैं आप तक वीडियो क्लास के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो आज की इस कक्षा में पूर्णांक संबंधी जो चर्चा मैंने आपसे की, आशा करता हूं आपको समझ में आएगी। आप इसे अपनी कॉपी में अक्षरशः नोट करें, उसका अध्ययन करें। इससे जुड़ा हुआ कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात, आज का जो होमवर्क है उसे आप नोट कर लें और इसको अपनी कॉपी में करना है। आज आपको आज की डेट डालते हुए 24। पहला है, मैंने आपको समीकरण की परिभाषा भी बताई कि समीकरण किसे कहते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है, समीकरण किसे कहते हैं? दूसरा है, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, संख्या रेखा किसे कहते हैं? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर स्थित दाईं ओर की संख्याएं किस चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं? पांचवा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर स्थित
शून्य के बाईं ओर स्थित संख्याओं के मान में क्या होता है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो को देख करके, सुन करके, कॉपी में नोट करके इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको आज मुझ तक पहुँचाना है। आशा करता हूँ कि आप इस होमवर्क को करेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का और स्वयं का भी ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखें। आज की इस कक्षा में मैं आपका टीचर शुभम तिवारी आपके भविष्य की कामना करता हुआ आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे इस वीडियो क्लास से जुड़े और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप YouTube चैनल पर शुभम तिवारी के नाम से सर्च करके सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल विंडो पर शो अप होगा। आप वहां से हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको दोपहर में मैथ की क्लास जो दी जाती है, आप उसे अपनी नॉलेज में वृद्धि करें और जो कार्य आपको दिया जाए उस पर आप अमल करें, उसको आप पूर्णतः पालन करें ताकि आपकी विषय वस्तु की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकें और जो कमियां आपके अंदर हैं उनको निकाल करके हम लोग उन्हें दूर कर सकें ताकि आप आगे अपनी कक्षाओं में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।